नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जुगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जुगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें यूट्यूब के माध्यम से हम आप सभी के लिए जुगटा एकेडमी का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसका एक डिटेल डिस्कशन आप लोगों के बीच में चैप्टर वाइज कर रहे हैं। इसके तहत जो चैप्टर 6, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 है, जिसमें बेसिकली प्राइमरी सेक्टर जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, इसके जो सब सेक्टर है उनको मैं आप लोगों के बीच में डिटेल वे में डिस्कस कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, इसके जो सब सेक्टर है जैसे सिल्वीकल्चर है या फिर क्रॉप सेक्टर है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है या फिर एक्वाकल्चर है, इन सब का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है, इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था। साथ ही साथ हमने हिमाचल प्रदेश में जो लैंड यूज पैटर्न है उसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो वी एक्चुअली डिड और ऑल्सो कवर्ड द रेनफॉल पैटर्न इन द प्रीवियस एग्रीकल्चरल ईयर। तो आज की वीडियो में हम इसी श्रृंखला, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें इसका जो पार्ट सेकंड है, जिसमें स्टेट लेवल की और नेशनल लेवल की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में डिटेलिंग दी गई है, उन्हीं स्कीम्स को हम पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम जो है शुरू करेंगे जहां पर स्टेट लेवल की जो स्कीम्स चलाई जा रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, वहां से हम इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे तो सबसे पहले कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में डिटेल हमें मिलती है। इसमें अगर आप फर्स्ट स्कीम को देखोगे तो इसमें मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना के बारे में उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ये एक रिसेंट स्कीम है जो 2023 और 24 में इसको बनाया गया है। और इस स्कीम का जो मुख्य गोल है उसमें बेसिकली जो पिछले 4 प्रमुख स्कीमें हैं, जिसमें फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इनपुट में कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक स्कीम्स को चलाया जा रहा है, उन सभी 4 कंपोनेंट को इस मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना में समसूब किया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें प्रमुख जो है 2023-24 में कुछ 4 कंपोनेंट को इसमें इंक्लूड किया है, जिसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम। दोस्तों, क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम के तहत हम जो है हिमाचल प्रदेश में फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। एंड अगेन आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लैंड यूज का जो लैंड होल्डिंग का जो साइज है वो बहुत नॉन अनइकोनॉमिकल है, क्योंकि यहां पर हेक्टेयर जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। 0.95 हेक्टेयर जो है एवरेज लैंड होल्डिंग है हिमाचल प्रदेश का, और इतनी कम लैंड होल्डिंग पर फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए गवर्नमेंट बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ एक क्लस्टर्ड अप्रोच को के साथ आगे बढ़ रही है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको इकट्ठा करके बड़े स्केल पर प्रोडक्शन को इंश्योर किया जाता है, जिससे प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा, साथ ही साथ जो प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट है उसको इंक्रीज किया जाएगा। इस क्लस्टर्ड बेस्ड अप्रोच का एक प्रमुख जो एक बेनिफिट है वो ये भी है कि अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो जो लॉस है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सभी जो क्लस्टर में जितने भी फार्मर है उन पर जाता है, जिससे जो पर यूनिट पर फार्मर जो लॉस का जो इंसिडेंट है वो बहुत कम होता है। सो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में हम जो है इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव वेजिटेबल्स को ग्रो करने की तरफ फार्मर को लेके जा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जिससे फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाए। इसी के साथ जो सेकंड कंपोनेंट आप देखते हैं इस स्कीम में वो है इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा सीड, प्लांट प्रोटेक्शन मटेरियल, फर्टिलाइजर्स के लिए अलग अलग लेवल पर इनपुट में सब्सिडीज, इन सभी इनपुट्स में सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। तो ये स्कीम को भी मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना में सबसूम किया गया है। साथ ही साथ अगर दोस्तों आप देखते हैं तो इसका जो इंपॉर्टेंट थर्ड कंपोनेंट है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन। बेसिकली सीड मल्टीप्लिकेशन चेन हिमाचल प्रदेश का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत जितने भी फार्म्स है उन फार्म में, उन आइसोलेटेड फार्म में कुछ सीड्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे फार्म हिमाचल प्रदेश में 36 है, और इन फार्म्स में बेसिकली वेरियस क्रॉप्स के लगभग 17,000 क्विंटल्स ऑफ फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस किया जाता है। फाउंडेशन सीड दोस्तों वही सीड्स होते हैं जिनको आगे फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो अपने फील्ड में उन सीड्स को मल्टीप्लाई कर सके। तो फार्मर जब किसी सीड को मल्टीप्लाई करता है उस सीड को हम सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ एक फार्मर की जो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म होते हैं वहां पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी इंस्पेक्टर है या फिर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ इंस्पेक्टर है वहां पर सीड्स की सर्टिफिकेशन, सीड्स की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कुछ एक इंस्पेक्शन किए जाते हैं। सो फाउंडेशन सीड्स बेसिकली
36 डिपार्टमेंटल जो फार्म्स है वहां पर ये जो है अराउंड 17,000 क्विंटल ऑफ सीड्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। इसी के साथ स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट जो 2011 का, उसमें सॉइल हेल्थ को रिजुविनेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए फार्मर को फ्री ऑफ कॉस्ट सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में जो भी लेबोरेटरीज है उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसी के साथ आप नेक्स्ट जो ये तो इंपॉर्टेंट 4 कंपोनेंट थे जो मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना में इंक्लूड किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट स्कीम आप देखोगे वो इंपॉर्टेंट स्कीम है मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसमें बेसिकली जो फार्मर्स है उसका जो उत्पादन है, जो प्रोड्यूस्ड है, उसको इंश्योर करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली इस स्कीम को लाया गया है। और इस स्कीम को 2016-17 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना के तहत 70% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ग्रुप ऑफ फार्मर्स को, ताकि वो अपने सोलर फेंसेस या फिर इंटरलिंकिंग फेंसेस या फिर कंपोजिट इंटरलिंक चेन सोलर फेंसिंग या फिर बार्ब्ड वायर फेंसिंग, जो कंटीली तारों का एक बाड़ होता है, उसको लगाने के लिए 2023-24 में फार्मर्स के लिए 70% की सब्सिडी का प्रावधान इस स्कीम में किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए बनता है, हर साल यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है। 70% सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है ग्रुप ऑफ फार्मर्स के लिए, 3 से ज्यादा फार्मर्स के लिए। अगेन अगर आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे तो इंटरनली एडेड एक प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, जिसके तहत फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ एक क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में भी कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एड जो जापान की इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है उसके द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो जायका के द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2 फेजेस में है और इसका जो फर्स्ट फेज है वो 2020 में खत्म हो गया है। दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। जो फर्स्ट फेज इसका था वो 321 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के तहत वेजिटेबल्स को ज्यादा फोकस किया गया था और साथ ही साथ फार्मर की इनकम को, खासकर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने की दिशा में ये प्रोग्राम लाया गया। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे इरिगेशन है, रोड को बनाना है, मार्केटिंग की सुविधा प्रोवाइड करना है, या फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग की जो फैसिलिटीज है, जो मशीनरीज है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फार्मर को प्रोवाइड करना, साथ ही साथ फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करना। इसके तहत टू ट्रेन कैपेसिटेट डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर का फील्ड एक्सटेंशन स्टाफ, जिन्होंने इन स्कीम को रोड जो ग्राउंड पर उतारना है, इंप्लीमेंट करना है, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो फील्ड स्टाफ है उसको बेसिकली एक ऑप्टिमम एडिक्वेट जो है सर्विसेज प्रोवाइड करना भी इस प्रोग्राम का, जो जायका से एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट है बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए, इसका एक मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट जो एक फेज था 321 करोड़ का, वो 2013-14 से शुरू हुआ था, 2020 में ये खत्म हो गया था। 7 साल का प्रोजेक्ट था। और जो दूसरा इसका फेज है, तो इस फेज में बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जिसमें 210 स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाए गए, 30 किलोमीटर के लगभग रोड बनाया गया, साथ ही साथ 23 कलेक्टिंग सेंटर को भी इसमें स्टैब्लिश किया गया। इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट जो एक एस्पेक्ट है कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इस प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश में, वो है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी। सो इस इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें। साथ ही साथ जो फर्स्ट फेज में जो डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया गया था, कांगड़ा, मंडी, उन्ना, बिलासपुर, हमीरपुर, लोअर हिमाचल की जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर क्रॉप इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, उस एरिया को यहां पर टारगेट किया गया था। और जो इंपॉर्टेंट फेज 2 प्रोजेक्ट है जायका का, इसके तहत बेसिकली इसको जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया गया है। ये 10 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है जो 9 साल के लिए लाया गया है, जिसकी अवधि 2021 से 2030 तक होगी। तो ये कंपोनेंट भी आपने ध्यान रखना है। तो प्रेजेंटली अभी जो है जायका का दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, फेज 2 चल रहा है, जिसके तहत क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में जो भी जो प्रोग्राम्स है उनको सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट इसका कंपोनेंट देखेंगे, इसमें जायका 2 में जो चीजें हैं उनको कवर किया जाएगा। फार्म डेवलपमेंट है, फार्मर सपोर्ट कंपोनेंट है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे फार्मर सपोर्ट कंपोनेंट है,
इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो वैल्यू चेन मार्केट डेवलपमेंट कंपोनेंट को इसमें इंक्लूड किया गया है एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट कंपोनेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट जो स्कीम, इंपॉर्टेंट स्कीम है दोस्तों, वो है मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर योजना। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर योजना ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। बेसिकली इसमें जो फार्मर है या फिर फार्म लेबरर है उसको इंश्योरेंस की सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। अगर वो फार्म में वो काम करने के दौरान, मशीनरी को ऑपरेट करने के दौरान कुछ दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए बेसिकली इस स्कीम के तहत इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेट गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है। 2015-16 में ये लॉन्च हुई है। इसमें इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाएगी फार्मर को और एग्रीकल्चरल लेबरर को जिसको इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए। तो इसमें अगर डेथ हो जाती है तो 3 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। अगर परमानेंट हैंडीकैपनेस आ जाती है तो 1 लाख का बीमा मिलेगा। साथ ही साथ अगर पार्शियल हैंडीकैपनेस या पार्शियल एम्पुटेशन हो जाता है तो 10,000 से 40,000 तक का कंपनसेशन देने का इसमें प्रावधान है। तो ये इंश्योरेंस के लिए एक 2015-16 में चलाई गई एक इंपॉर्टेंट स्कीम है हिमाचल प्रदेश में। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आता है वो है फ्रेंड्स दैट इज द एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और अगर आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एक एक्ट है, एक स्टैट्यूट है जिसको हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने इनेक्ट किया है और इस एक्ट को बोला जाता है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग एक्ट 2005। 2005 में इस एक्ट को लाया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में जो भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड मार्केटिंग जो फैसिलिटीज है, मार्केटिंग जो फैसिलिटीज है उनको बेसिकली रेगुलेट किया जाता है, गवर्न किया जाता है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है, हिमाचल प्रदेश लेवल का स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड और जो 10 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमिटीज है वो जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज है वो बनाई गई है ताकि हिमाचल प्रदेश में जो भी प्रोड्यूस आ रहा है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में उसको जो है टाइम बाउंड मैनर में लोगों तक पहुंचाया जा सके। और इसी के साथ साथ ग्रोवर के लिए 71 मार्केट यार्ड्स अभी इस्टेब्लिश किए गए हैं जिसके तहत 10 एपीएमसीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज के हैं और इसमें 61 सब मार्केट यार्ड है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सारे के सारे यार्ड्स, मोस्ट ऑफ द यार्ड्स को टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट किया गया है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया गया है, जिसमें जो एक पोर्टल है www.eggmarket.in में जो है इन सभी यार्ड्स को, इन सभी मार्केट से रिलेटेड जो प्राइसेस है उनको जो है इस पोर्टल पर अपडेट किया जाता है। साथ ही साथ प्राइसेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, न्यूज़पेपर के तहत भी लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जाता है। तो एंड अगेन एक इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल का जो ई नाम प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्रोग्राम है, उस ई नाम प्रोग्राम में भी हिमाचल प्रदेश की 26 स्टेट होलसेल मार्केट प्लेसेस को इसमें कनेक्ट किया गया है। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको आपने ध्यान रखना है क्योंकि मार्केटिंग की दिशा में हिमाचल प्रदेश में ये एक मैकेनिज्म है बेसिकली जिसके तहत फार्मर के प्रोड्यूस को टाइम बाउंड मैनर में मार्केट तक पहुंचाना, उसको सेल करना, ये सारी की सारी चीजों को इंश्योर किया जाता है। इसी के साथ अगर आप नेक्स्ट स्कीम को देखोगे वो स्कीम है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश या फिर नेशनल लेवल पर अगर आप देखो तो जो भी एक्सटेंसिव लेवल पर हमने फार्मिंग की, ग्रीन रेवोल्यूशंस किया या फिर हमने हर सेक्टर में बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर इंटेंसिवली हमने बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजेशंस किया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स किया, इरिगेशंस को बहुत इंटेंसिवली अपनी फील्ड्स में अप्लाई किया, जिसकी वजह से कुछ इकोलॉजिकल फॉलआउट्स भी आ गए हैं। प्रेजेंटली सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को भी मेजर पार्ट ऑफ जो कल्चरेबल लैंड है इंडिया में सॉइल डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। इसी के लिए हिमाचल प्रदेश में या फिर नेशनल लेवल पर अगर आप देखोगे नेशनल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना और इसके तहत जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है।
तो इसमें बेसिकली क्या है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रोड्यूस किया जाएगा, जिससे फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी बाय रिड्यूसिंग द कल्टीवेशन कॉस्ट। ऑब्वियसली जब आप बाहर से कोई इनपुट को लाओगे ही नहीं, पूरा का पूरा प्रोड्यूस आप अपने पूरा का पूरा जो इनपुट है वो अपने फार्म के अंदर का जितना भी वेस्ट होता है उसी को यूज करके अगर आप कुछ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कर रहे हो, क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉस्ट इज वेरी लेस। जितना भी आप प्रोड्यूस करोगे उसको आप मार्केट में सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। सो जब ऑब्वियसली जब इनपुट कॉस्ट कम हो जाए, दैट एक्चुअली मींस जो प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। तो यही इसका एक आइडिया है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। और इसी में द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इसको हमने डिमोट करना है, डिस्करेज करना है। साथ ही साथ जो भी फंड एलोकेट किए गए थे हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और को फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको बायो पेस्टिसाइड और बायो इंसेक्टिसाइड के लिए यूज किया जाएगा। इसके तहत प्रेजेंटली 1,78,643 किसान ने जो है इस फार्मिंग को ऑप्ट किया है, जो लगभग 24,210 हेक्टेयर तक के एरिया को कवर करती है। इसी के साथ अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 23-24 के लिए 50,000 बीघा ऑफ न्यू लैंड इज टारगेटेड टू बी ब्रॉट अंडर दिस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंदर जो है हमने 50,000 बीघा लैंड को और इसमें इंक्लूड करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो इस पर आपका आंसर भी बहुत अच्छा बन सकता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कैसे क्या क्या किया जा रहा है बेसिकली फार्मिंग को इकोलॉजिकली सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसको आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो स्कीम है वो है जल से कृषि को बल योजना। बेसिकली ये इरिगेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके तहत कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं इरिगेशंस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे चेक डैम है, पोन्ड्स को बिल्ड किया जाएगा। और इसी के तहत जो फार्मर के लिए स्मॉल लिफ्टिंग स्कीम का एक मैकेनिज्म जो है फार्मर के लिए लाया गया है, जिसमें फ्लो इरिगेशंस को भी प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट सारी के सारी जो कॉस्ट होगी उसको गवर्नमेंट बियर करेगी। और इंप्लीमेंटेशन का जो मैकेनिज्म है वो है कम्युनिटी बेस्ड, जो एक नाबार्ड के तहत या फिर जो आपका जो मनरेगा की स्कीम्स होती है उसके तहत जो है इन प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने का प्रावधान है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इरिगेशन स्कीम है वो है फ्लो इरिगेशन स्कीम। फ्लो इरिगेशन स्कीम जैसे कूहल है या फिर जो इनको रेनोवेट और जो है इनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना, 100% का जो है इसके लिए फंडिंग का मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट के द्वारा इसको बियर किया जाएगा थ्रू कम्युनिटी बेस्ड वर्क यहाँ पर भी। साथ ही साथ इस स्कीम में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी फार्मर को, जो फार्मर बोरवेल्स और शैलो वेल्स को लगाना चाहता है। उसके लिए जो सब्सिडी है उसके लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है फ्लो इरिगेशन स्कीम में। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट जो है मैकेनाइज्ड फार्मिंग के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सब्सिडीज लाई गई है, जिसमें राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना, इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 40 से 50% का एडिशनल सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे शाफ्ट कटर है, मेज शेलर है, वीट थ्रेशर है, स्प्रेयर है, ब्रश कटर है, टूल किट्स है, स्टेंड्स, सभी गुड्स पर गवर्नमेंट के द्वारा 40 से 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। कौन सी स्कीम है? राज्य कृषि यंत्रीकरण योजना। साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट देखोगे, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है न्यूट्री सीरियल को प्रमोट करने के लिए, मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसमें अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है कि 2023 को फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो एक इंटरनेशनल संस्था है उसके द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट इसको जो है घोषित किया गया है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए कि इससे रिलेटेड जो भी हेल्थ और न्यूट्रिशन के जो बेनिफिट है उससे रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस किया जाए। तो इसके जो कंपोनेंट है वो इस प्रकार से है कि सीड, जो भी न्यूट्री सीरियल्स है, जो भी मिलेट्स है, रागी है, उससे रिलेटेड जो सीड्स है वो लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट्स पर प्रोवाइड की जाए, मिनी किट्स प्रोवाइड की जाए, और कुछ मिलेट फूड फेस्टिवल को जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए फार्मर की, और उनको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ फार्म गेट सेल ऑफ मिलेट को भी इंश्योर किया जाए। तो ये कुछ एक कंपोनेंट है जो इस स्कीम में मिलेट की प्रोडक्शन को, न्यूट्री सीरियल को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में चलाए जा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट स्कीम जो नई स्कीम चलाई जा रही है वो है हिम उन्नति योजना। बेसिकली इस स्कीम को हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली लॉन्च किया गया है 2023-24 में, हिमाचल उन्नति योजना। और इसमें बेसिकली
कुछ क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। कुछ क्लस्टर 1239 क्लस्टर को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनका मिनिमम जो कल्चरेबल लैंड की लिमिट है वो 40 बीघा रखी गई है। एंड अगेन मैं आपको ये बताता हूं कि क्लस्टर्ड अप्रोच उस एरिया में फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है जहां पर जो लैंड होल्डिंग का साइज है वो बहुत छोटा होता है। तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में 1239 क्लस्टर को आइडेंटिफाई करना है जिसका मिनिमम जो एरिया है वो 40 बीघा के आसपास होना चाहिए। इसी के साथ साथ टोटल 2600 नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। आइडेंटिफाई करने का एक प्रावधान किया गया है। जो भी स्टेक होल्डर है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो भी स्टेक होल्डर है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को 1200 क्लस्टर को आइडेंटिफाई करने का टारगेट दिया गया है। स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट जो इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रही है वो 1100 क्लस्टर को आइडेंटिफाई करेगी। जो जायका है जहां से फंडिंग का प्रावधान किया जा रहा है वो 300 प्रोजेक्ट को 300 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करेगी। सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट में 2600 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करने का यहां पर एक टारगेट रखा गया है जो किसको दिया गया है, अलग अलग इंप्लीमेंटिंग जो भी यूनिट्स है, अथॉरिटीज है, उनको यह टारगेट प्रोवाइड किया गया है। अभी तक इसका जो डेवलपमेंट है 283 क्लस्टर्स को प्रेजेंटली आइडेंटिफाई कर दिया गया है जहां पर काम भी शुरू हो गया है, जिसमें 186 क्लस्टर्स में एक्चुअली खरीफ सीजन 2023 में इसमें वर्क शुरू हो चुका है। तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में हम अब नया जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है, ये अभी तक का जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, अब कुछ नेशनल लेवल की स्कीम्स भी है जो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर को प्रमोट करने के लिए चलाई जा रही है। तो इसमें जो पहली स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो नेशनल लेवल पर 2006-2007 में लॉन्च की गई थी। अब इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के नाम से जाना जाता है, जिसका जो फुल फॉर्म है रफ्तार के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी के साथ साथ इस स्कीम के जो मेन गोल्स है, टू इंसेंटिव स्टेट टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना, स्टेट गवर्नमेंट को इंसेंटिवाइज करना ताकि वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाए एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, और फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी स्टेट्स को प्रोवाइड करना ताकि वो कुछ स्टेट लेवल पर कुछ स्कीम्स प्लान्स को एग्जीक्यूट कर पाए एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। टू इंश्योर द प्रेपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बेस्ड एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, नेचुरल, तो ऑब्वियसली स्टेट को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, वो अपने एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को प्रमोट करने के लिए अच्छे से अपनी स्कीम्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कर पाए, और जो भी लोकल नीड है, क्रॉप प्रायोरिटीज है, वो टाइम बाउंड मैनर में मेट हो पाए। ये इस स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट जो है टारगेट है, एम्स है। तो एक इंपॉर्टेंट मिशन चलाया जा रहा है नेशनल बैम्बू मिशन। बेसिकली ये भी किस दिशा में ओरिएंटेड है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में ओरिएंटेड है नेशनल बैम्बू मिशन। इस मिशन के तहत बैम्बू प्लांटेशंस को बढ़ाना है। कहां पर, नॉन फॉरेस्ट, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड है या फिर प्राइवेट लैंड है, जहां भी जंगल, जहां पर फॉरेस्ट नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट लैंड है या फिर प्राइवेट लैंड है, वहां पर बैम्बू की खेती को बढ़ाना है। ठीक है, बैम्बू प्लांटेशन को बढ़ाना है ताकि फार्मर्स की इनकम को सप्लीमेंट किया जाए, क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस में हेल्प हो जाए, और टू मेक क्वालिटी रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रीज। तो इस दिशा में बेसिकली ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसका जो इंपॉर्टेंट एम है वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स को एस्टैब्लिश करना ताकि प्रोसेसिंग यूनिट्स क्लोज टू द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी के आसपास इसको बेसिकली प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी लगाया जाए। और इसके तहत जो डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश है, साथ ही साथ हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द स्टेट मिशन डायरेक्टर, इसको बनाया गया है। इसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हिमाचल प्रदेश का जो डायरेक्टर है उनको एंकरिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर बनाया गया है। और साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, इंडस्ट्री एंड स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर अमंग द अदर स्टेक होल्डर इस प्रोग्राम के तहत। तो ये कुछ एक इसके कंपोनेंट है। आपने ध्यान रखना है कि ये जो स्कीम है बेसिकली इट इज नॉट लिमिटेड टू promoting the cultivation of bamboo in private land only, but in also the government non forested land। ये इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों बनाया जा रहा है इसको? टू इंक्रीज द फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करने के लिए बस। तो नेक्स्ट है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में बेसिकली नेशनल लेवल की एक इंश्योरेंस स्कीम है जिसको खरीफ 2016 में शुरू किया गया था, और इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और कंपोनेंट है जिसको रिस्ट्रक्चर्ड वेदर वेस्ट
क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी बोला जाता है, और पूरी की पूरी हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 2016 से। और इसमें जो है खरीफ सीजन में, जो रबी सीजन है उसमें वीट और बार्ले को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ जो खरीफ सीजन है उसमें मेज और पैडी क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये आपने ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के तहत दिस प्रोग्राम कवर्स मेनी फेजेस ऑफ एग्रीकल्चर लॉसेस, वो चाहे प्रिवेंटिव प्लांटिंग के दौरान जो लॉसेस होते हैं, साथ ही साथ जो पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस होते हैं, साथ ही साथ अगर लोकलाइज्ड कैटास्ट्रॉफे आ जाए, क्लाउड बर्स्ट हो जाए और स्टैंडिंग क्रॉप को उसकी वजह से लॉस हो जाए, सभी को सोइंग से हार्वेस्ट तक का पूरा लॉस इस स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योर किया जाता है, कवर किया जाता है। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो शेयर है वो सेंटर और स्टेट का शेयर है। बेसिकली जो भी क्लेम्स है उनको उनका पेमेंट करने के लिए सेंटर और स्टेट दोनों ही अपने अपने फंड से कंट्रीब्यूट करेंगे। इसमें 6 क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया गया है। बेसिकली जो ज़ैद क्रॉप है और जो वेजिटेबल्स है उनको भी इसमें बेसिकली कवर किया गया है। कौन सी स्कीम में? दिस इज द रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में बेसिकली 6 वेजिटेबल्स क्रॉप को, जिसमें मेनली इट इज द खरीफ सीजन की जो क्रॉप है पोटैटो, जिंजर, टोमेटो, पीस, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर जो खरीफ सीजन की क्रॉप है, साथ ही साथ पोटैटो, टोमेटो, गार्लिक, कैप्सिकम जो रबी की क्रॉप है, उनको रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो हिमाचल प्रदेश में चल रही है उसके तहत इन सभी क्रॉप्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसमें जो भी इंश्योरेंस है वो प्रोटेक्शन, जो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड की जा रही है सभी प्रकार के मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स के लिए, जैसे रेन है, हीट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हेल स्टॉर्म है, सभी वेदर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी लॉसेज हो जाते हैं उसके लिए रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम चलाई जा रही है। जो कंपोनेंट किसका है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ही एक कंपोनेंट है जिसको हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो इसी के साथ टेक्नोलॉजी को हिमाचल प्रदेश में नेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी को एक्सटेंड करना, टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना, टेक्नोलॉजी को यूज करना एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, उसके लिए भी कुछ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसको आत्मा, एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है आत्मा, दैट इज द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, और इसी के साथ साथ प्रोग्राम अंडर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये कुछ एक प्रोग्राम से बेसिकली जो चलाए जा रहे हैं for the extension of these technology usages in the farm practices। तो यहाँ पर ये जो स्कीम है ये नेशनल लेवल की चलाई जा रही है, और इन स्कीम के तहत एक पुरस्कार योजना भी है, कृषि पुरस्कार योजना बोला इसको कहा जाता है, जिसके तहत कंपटीशन क्रिएट किया जाएगा फार्मर्स में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी को अपनी फील्ड में यूज करें। सो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नेशनल लेवल पर चलाए जा रहे हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूसेजेस इन द फार्म सेक्टर, है ना? ठीक है जी। तो ये आत्मा स्कीम आपने ध्यान रखनी है। आत्मा इज द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है स्कीम का, नेशनल लेवल पर जो स्कीम है सीड और प्लांटिंग मटेरियल के लिए, वो है सब मिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। सब मिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, सब मिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल। बेसिकली सीड और प्लांटिंग मटेरियल के मल्टीप्लाई करने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। दिस सबमिशन कवर्स द इंटायर गैमेट, सभी प्रकार के जो सीड चेन है उसको कवर करता है, न्यूक्लियर सीड से लेकर, जैसे कि आपको पता है कि सीड की स्टेजेस है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा इंडिया में जो है सीड की स्टेजेस है। सबसे पहले इट इज द न्यूक्लियर स्टेज, जो सिर्फ और सिर्फ कौन इसको कौन किसके पास इसका राइट होता है, बेसिकली जो एक्चुअल जिसने इस सीड को इनोवेट किया है ना, एक्चुअल वो एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, वो एक यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, तो उसको न्यूक्लियर सीड बोला जाता है। जिस न्यूक्लियर सीड में जो प्योरिटी है सीड की वो मैक्सिमम होती है, 100% होती है, क्योंकि यहां पर सीड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत आइसोलेटेड वे में किया जाता है। सीड को बचाया जाता है, सराउंडिंग जो भी ब्रीडिंग्स है, सराउंडिंग से जो है सीड को क्रॉस ब्रेड होने से बचाया जाता है। सो प्योरिटी ऑफ सीड सबसे ज्यादा होती है न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड से फिर जो है रेगुलेटेड मैनर में कुछ यूनिवर्सिटीज या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है ब्रीडर सीड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसका जो राइट होता है वो अगेन उसी ओनर के पास होता है जिसने सीड्स को बनाया है। सो दैट इज द उसको बोलते हैं सेकंड स्टेज इज द ब्रीडर सीड। ब्रीडर सीड से फिर फाउंडेशन सीड्स को बनाया जाता है, और फाउंडेशन सीड में बेसिकली
कुछ फार्म सेक्टर जो गवर्नमेंट के फार्म्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के जो फार्म होते हैं, वहाँ पर सीड को मल्टीप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर भी सीड की जो श्योरिटी है, जो सीड्स की प्योरिटी है, उसको इंश्योर किया जाता है और इसके बाद सीड को फिर फार्मर्स के पास मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया जाता है। उन सीड को सर्टिफाइड सीड बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर सर्टिफिकेशन का एक मैकेनिज्म इंश्योर किया जाता है ताकि जो सीड ओपन फार्मर की फील्ड में मल्टीप्लाई हो रहा है उसके सर्टिफिकेशन, उसके प्योरिटी को जो है मेंटेन करने में सुविधा हो सके, तो उसको सर्टिफाइड सीड बोलते हैं। सो मैक्सिमम वी हैव 4 टाइप ऑफ सीड। न्यूक्लियस सीड, दूसरा सीड होता है ब्रीडर सीड, ब्रीडर सीड से बनता है फाउंडेशन सीड। यहाँ तक का जो सीड है वो फार्मर से दूर है और ब्रीडर फाउंडेशन सीड के बाद फिर जो सीड होता है उसको सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, जिसको फार्मर अपनी फील्ड में जो है मल्टीप्लाई कर सकता है। कभी कभी जो हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टिंग स्टाफ है वो जो है फार्मर की फील्ड को, जो प्रोजेनी ऑर्चर्ड होता है उसको विजिट करता है टू इंश्योर द प्योरिटी ऑफ द सीड। ये आपने ध्यान रखना है। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे सबमिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, ये जो है यहाँ पर सारे के सारे सीड चेन को न्यूक्लियस सीड से लेकर फार्मर के सोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट और जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज और फार्मर के जो राइट्स है उनको इंश्योर करने के लिए यहाँ पर सारे के सारे प्रोग्राम को चलाया जा रहा है अंडर द कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग। इसमें ट्रेनिंग कैंप को भी चलाया जा रहा है। ब्लॉक लेवल पर जो है वीट के सीड को डिस्ट्रीब्यूशन करने की तरफ ये प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। सो दिस इज द सबमिशन ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, नेशनल लेवल का प्रोग्राम है। एंड अगेन अगर आप नेक्स्ट देखोगे ये एक और सबमिशन है जिसमें सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसमें एससी और एसटी स्मॉल मार्जिनल वुमेन फार्मर को 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। अगर वो कोई ट्रैक्टर ले रहा है, पावर टिलर ले रहा है, वीडर्स ले रहा है, क्रॉप रीपर्स ले रहा है, ये सब टेक्नोलॉजी जो भी इक्विपमेंट है इनको परचेज करने के लिए 50% की सब्सिडी एससी एसटी स्मॉल मार्जिनल और वुमेन्स के लिए और बाकी सभी जो दूसरे फार्मर्स हैं उनके लिए 40% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। इसमें कस्टम हायरिंग का भी एक प्रावधान है जिसमें जो फार्मर हाई एंड टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए बेसिकली कस्टम हायरिंग के थ्रू जो है ये जो भी इक्विपमेंट्स है उनको फार्मर जो है हायर करके अपने फार्म में काम करने के लिए ले जा सकता है। तो एक इसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, नेशनल लेवल की स्कीम है। इसी के साथ नेक्स्ट जो स्कीम है वो है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। अगर आप एग्रो फॉरेस्ट्री देखोगे तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज द सिल्वीकल्चर बेसिकली, जहां पर आप फॉरेस्ट्री करते हैं अपने फार्म में अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए। उसी को हम एग्रो फॉरेस्ट्री या फिर कमर्शियल फॉरेस्ट्री बोलते हैं, जहां पर फार्मर दूसरी क्रॉप्स के साथ कुछ प्लांट्स को भी बेसिकली ग्रो करता है और उनको फिर बाद में अलग अलग नीड्स के लिए सेल कर सकता है। दैट इज द एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए, एग्रीकल्चर को क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की है एग्रो फॉरेस्ट्री, ताकि फार्मर को इंकरेज किया जाए ट्री प्लांटेशन के लिए अपने फार्मलैंड में। इसका एक मोटो भी है जिसको हर मेड पर पेड़, ये एक इंपॉर्टेंट मोटो इस स्कीम का है, अलॉन्ग विद क्रॉपिंग सिस्टम। तो फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ क्रॉप रेजिलियंस, एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट, क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलिएंट बनाने के लिए ये जो स्कीम है ये स्कीम चलाई जा रही है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो आपके पास 8 प्रोग्राम हैं जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए इंडिया में लॉन्च किए गए हैं 2008 के बाद, जिसमें जो है जिनको हम नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। उसी में एक इंपॉर्टेंट प्लान है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसमें फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ एक स्टेप्स लिए गए हैं। तो इसके तहत फार्मर की जो आउटपुट है उसको इंक्रीज करना है किस एरिया में जहां पर जो फार्मिंग है वो रेनफेड है। प्रोग्राम के कुछ एलिमेंट है जैसे मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग मॉडलिंग एंड नेटवर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना है। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट की तरफ जाना है। रेनफेड एरिया मतलब जहां पर फार्मिंग सिर्फ और सिर्फ बारिश पर निर्भर करती है, इरिगेशंस नहीं है, वहां के लिए ये रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कुछ एक इनिशिएटिव्स ले गए हैं। एंड अगेन क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मॉनिटरिंग मॉडलिंग नेटवर्किंग, मतलब क्लाइमेट अपनी फार्मिंग को सस्टेनेबल बनाना और क्लाइमेट चेंज रेजिलिएंट बनाने के लिए बेसिकली यहाँ पर कुछ एक प्रावधान किए गए हैं। अगेन अगर आप देखो तो जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, वो सारे के सारे कंपोनेंट नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत ही आते हैं, जिसमें बायो पेस्टिसाइड, जो बायो कंपोस्ट, बायो इंसेक्टिसाइड के यूज़ को प्रमोट किया जा रहा है और जो केमिकल फर्टिलाइजर है या फिर इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है, उनके यूज़ को डिस्करेज किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ताकि हमारी जो खेती है वो खेती कैसी हो जाए, ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाए,
जाए, इको फ्रेंडली हो जाए, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो जाए एंड अगेन कॉस्ट कम हो जाए, फार्मर की इनकम इंक्रीज हो जाए। ये इसका एक इंपॉर्टेंट मोटो है। इसी के साथ जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम है इसी दिशा में, वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। परंपरागत का मतलब है ट्रेडिशनल कृषि विकास योजना। तो इसमें प्रधानमंत्री इसमें अगर आप देखोगे प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में ये जो है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें फार्मर के क्लस्टर्स बनाए जाएंगे और उनको सर्टिफाई किया जाएगा विद देयर, उनका जो भी ऑर्गेनिक गुड है, ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है, उसको सर्टिफाई किया जाएगा। सर्टिफिकेशन की सुविधा है कि सर्टिफिकेशन का क्या है कि इन फार्मर्स ने अगर कोई प्रोड्यूस लाया है मार्केट में, वो एक लेवल के साथ सेल हो, और वो सब लेवल क्या है, ये एक सर्टिफिकेशन है जो अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। जैसे इंडिया में अभी नाबार्ड भी जो है कुछ ऑर्गेनिक जो प्रोड्यूस होते हैं उनको सर्टिफाई करता है, ताकि मार्केट में वो एक लेवलिंग के साथ जाए। लेवलिंग क्या होगी कि ये ऑर्गेनिक फूड है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से प्रोड्यूस हुआ फूड है, जिसको अच्छे प्राइसेस मिलेंगे ताकि फार्मर की इनकम इंक्रीज हो। द मेन कंपोनेंट इस स्कीम का है मैनेजमेंट कॉस्ट फॉर क्लस्टर फॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, साथ ही साथ फार्मर को इंसेंटिव प्रोवाइड करना एंड ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए फार्मर को इंसेंटिव प्रोवाइड करना। परंपरागत कृषि विकास योजना। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी। बेसिकली सॉइल की हेल्थ को बढ़ाने के लिए प्रोग्राम है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी में। ये जो है सॉइल हेल्थ को मैनेज करने के लिए बेसिकली इस प्रोग्राम को लाया गया है, जिसके तहत बैलेंस यूज ऑफ जो फर्टिलाइजर्स है उनको प्रमोट किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, हमने किया, इंडिया नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी है, जिसमें सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं फार्मर को, जिसके तहत फार्मर अपनी सॉइल्स को टेस्ट करेगा, जुडिशियस यूज ऑफ द फर्टिगेशन न्यूट्रेंट का जुडिशियस यूज करेगा डेफिशिएंसी के बेस पर। और ये जो स्कीम है बेसिकली ये फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखना है कि नेशनल लेवल पर भी सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये भी नेशनल लेवल की एक स्कीम है जिसको 2007 में लॉन्च किया गया। इसके तहत हिमाचल प्रदेश में वीट, मेज, पल्सेज, राइस, न्यूट्री सीरियल के प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखो इस मिशन के तहत 9 डिस्ट्रिक्ट्स में वीट को प्रमोट किया जा रहा है, वीट की प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, एक्सक्लूडिंग शिमला, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। इसके अलावा जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर वीट प्रोडक्शन पर फोकस किया जा रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स में कांगड़ा और मंडी में राइस प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। 9 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सेप्ट शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति में मेज की प्रोडक्शन को फोकस किया जा रहा है, जबकि सभी डिस्ट्रिक्ट में पल्सेस और न्यूट्री सीरियल पर फोकस किया जा रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। साथ ही साथ अगर आप देखो तो इसका एक नेक्स्ट कंपोनेंट है दिस मिशन असिस्ट विद क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन। इसका जो एक कंपोनेंट है वो है क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन, जिसमें दैट इज सर्टिफाइड सीड को, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट एंड सॉइल प्रोटेक्शन मटेरियल को और बेटर इम्प्लीमेंट्स इन मशीनरीज को फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। एक इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल का प्रोग्राम है जिसमें बेसिकली जो प्रेसिजन इरिगेशंस है उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो इरिगेशन के मेथड्स हैं वहाँ पर एक्सेस सरप्लस क्वांटिटी ऑफ वाटर को सप्लाई किया जाता है फील्ड में, जिसकी वजह से हमारी जो इरिगेशन है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, ज़्यादा पानी वेस्ट हो जाता है या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशंस हो जाती है। इसीलिए अब जो प्रेजेंट इरिगेशन मेथड है उसमें ज़्यादा फोकस एफिशिएंसी, इरिगेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करने पर है, या फिर आप बोलेंगे कि प्रेसिशन इरिगेशंस पर जाने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो जैसे इसके जो लेटेस्ट टेक्निक है वो है बेसिकली इज द ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशंस। तो ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक प्रोग्राम है जो 2015-16 में शुरू किया गया। इसके तहत हर खेत को पानी दिया जा रहा है और यहाँ पर माइक्रो इरिगेशंस को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसके तहत सारी की सारी जो स्कीम्स है इरिगेशंस के दिशा में उन सभी को कन्वर्ज करना है, कल्टिवेबल एरिया को एक्सपैंड करना है, इरिगेशन के तहत जो कल्टिवेबल एरिया है उसको एक्सपैंड करना है, ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है, वेस्टेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करना है और अडॉप्शन करना है प्रेसिजन इरिगेशंस को। प्रेसिजन इरिगेशन का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ड्रिप इरिगेशंस, जिसमें हम मोर क्रॉप पर ड्रॉप पर फोकस कर रहे हैं कि हर ड्रॉप से हमें मैक्सिमम क्रॉप को ग्रो करना है। तो एफिशिएंसी इरिगेशंस में हमने
में लानी है। तो नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इस हमारे इकोनॉमिक सर्वे में है, दैट इज अबाउट द मार्केटिंग फैसिलिटी इन हिमाचल प्रदेश। अगर आप मार्केटिंग फैसिलिटी की बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बॉडीज है। सबसे जो नोडल एंड एपेक्स बॉडी है वो है हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। तो इसमें अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में ये जो है एक एपेक्स संस्था है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है टू फैसिलिटेट द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर मार्केटिंग द एग्रो प्रोडक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो इसके तहत अगर आप देखोगे जो एक इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट है जिसके तहत पूरी की पूरी मार्केटिंग जो फैसिलिटीज है उनको गवर्न या रेगुलेट किया जाता है वो है हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005। ये जो है होलसेल ट्रेड को हिमाचल प्रदेश में रेगुलेट करता है। और तो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एचपी स्टेट मार्केटिंग बोर्ड। यहां पर अगर आप देखोगे एचपी स्टेट मार्केटिंग बोर्ड और एपीएमसी को इस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जबकि एचपी स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड एक एपेक्स बॉडी है जो एपीएमसी जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है मार्केटिंग के लिए, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एपीएमसी कमेटीज का भी गठन करता है। इसके साथ साथ ये जो एपीएसएएमबी है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, चाहे वो ट्रेडिंग है, ग्रेडिंग है या फिर एग्रीकल्चर ट्रेडिंग ग्रेडिंग के लिए अलग अलग जो भी सॉर्टिंग से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज है उसको भी प्रोवाइड करता है फार्मर को। इसी के साथ नेक्स्ट अगर आप देखोगे प्रेजेंट जो स्टेटस है वो है कि इस जो एपीएमसी के और जो हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है उसके प्रेजेंटली 73 यार्ड्स बेसिकली ऑपरेशनल है स्टेट्स में, जिसमें से 10 बड़े यार्ड है, 10 बड़ी मंडियां हैं और 63 जो है सब यार्ड्स हैं। इसी के साथ 38 जो मार्केट्स हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है, जो नेशनल लेवल की स्कीम चल रही है ई नाम, जिसमें सारी की सारी मार्केट्स सारी की सारी मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है ताकि जो प्राइसिंग शेयरिंग है वो रियल टाइम हो पाए। ठीक है, तो ई नाम के तहत ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करने के लिए फार्मा सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने 38 मार्केट्स जो हिमाचल प्रदेश की है उसको ई नाम के साथ कनेक्ट किया गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे अंडर हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से चलाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है। इसमें HPSAMB हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मिशन की तरफ से 9 मार्केट यार्ड को अपग्रेड और कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, जिसमें पराला, महेंद्री और शेलारू 3 शिमला में है, परवाणु सोलन 1 सोलन में है, सिरमौर में पोंटा साहिब में है, कुल्लू में बंदरोल और शाट में है, मंडी में कांगनी में है और कांगड़ा में पालमपुर में है। ये जो 9 यार्ड्स है इनको या तो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है या फिर इनको जो है अपग्रेड किया जा रहा है। तो इसके लिए जो फंडिंग मैकेनिज्म है दैट इज फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये फंडिंग मैकेनिज्म है अंडर दिस प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट अगर आप देखोगे वो है अंडर द हिमाचल प्रदेश स्टेट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, जो हमने पहले भी किया है, जायका की तरफ से चलाया जा रहा ये प्रोजेक्ट है। इसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा कुछ मार्केटिंग यार्ड को 13 मार्केटिंग यार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट 13 मार्केटिंग यार्ड को जायका के तहत हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चर मिशन स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के द्वारा अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें से कांगड़ा में 2 है, जसूर एंड पासू में, और कुल्लू में चावरी, बिहाल, पतली कूल और खेगसू में 3 प्रोजेक्ट है, 3 मार्केट यार्ड है। शिमला के टापरी में किन्नौर के टापरी में 1 मार्केट यार्ड है, साथ ही साथ मंडी के टकोली में 1 मार्केटिंग यार्ड है एंड सोलन में सोलन, कुनिहार और वाखना घाट में 1 मार्केटिंग यार्ड है एंड अगेन सिरमौर में खेरी, खंदूरी एंड नोहराधार में 1 मार्केट यार्ड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको जो ये जिस्ट है या फिर जो ये एक एक्सप्लेनेशन है इकोनॉमिक सर्वे की, ये आपकी तैयारियों में हेल्पफुल साबित होगी। तो इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को इंटीग्रेटेड वे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमिक सर्वे का जिसको हमने कवर किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।